हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको बताया था। आज मैं बता रहा हूँ आपको गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा, मैंने कहा किसी वस्तु में गति के द्वारा कार्य करने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों उसको हम डिनोट करते हैं के से। के बराबर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो के आप जानते हैं किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के द्वारा कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स संवेग, और किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अर्थात द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। और संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। p बराबर हो जाएगा mv। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए आप, k बराबर हाफ mv स्क्वायर है। यदि हम इसको m से गुणा कर देते हैं और m से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो क्या होता है? m से m कट गया तो वही चीज रही, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। ठीक है, अब चूंकि p बराबर क्या है? mv, तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, और ये हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। तो बच्चों संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध हो जाएगा k = 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। इससे संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है, यदि हम इस सूत्र के आधार पर हम समझा सकते हैं कि यदि हल्के तथा भारी पिंडों का संवेग समान है, ठीक है, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? ठीक है, तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि दो पिंड हैं, एक हल्का है और एक भारी है, और दोनों पिंडों का संवेग क्या है? समान है, तो हल्के पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक इसके विपरीत यदि दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा, हल्के तथा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है, ठीक है, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गतिज उसका जो है उसकी गतिज ऊर्जा जो है जिसका जो है जिस पिंड की जो गतिज जिस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जो भारी पिंड होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम ये जो है इस सूत्र के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल इससे करते हैं। बच्चों मैंने आपको कहा कि यदि दो पिंड, एक हल्का है और एक भारी है, यदि उनका संवेग बराबर हो तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक इसके विपरीत यदि हल्के पिंड और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा और संवेग भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बोलने का मतलब बच्चों उस सूत्र से हम जो है इसको प्राप्त कर पाए हैं। आज जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल में कराने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड का रेखीय संवेग 20 kg/s तथा गतिज ऊर्जा 400 जूल हो तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों सेम वही जो क्वेश्चन मैंने आपको, जो संबंध मैंने आपको बताया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, उसी से संबंधित हमारा जो है सवाल है। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले निकालना क्या है आंसर, इसको निकालेंगे हम। तो किसी पिंड का रेखीय संवेग बोले तो क्या हो जाएगा? p। रेखीय संवेग क्या होता है? p, और p हो जाएगा आपका 20 kg/s। ओके, गतिज ऊर्जा हमको दे रखी है k, ये हो जाएगा बच्चों 400 जूल। ठीक है, उसके बाद जो है पिंड का द्रव्यमान,
द्रव्यमान ज्ञात करना है एम, एम हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि हम जानते हैं K इज इक्वल टू 2p² बटे सॉरी K इज इक्वल टू जो है K इज इक्वल टू हो जाएगा p² बटे 2m, अर्थात कि दोनों पिंडों का यदि संवेग बराबर हो तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, कम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास दे रखी, p हमारे पास दे रखा है 20, 20 का वर्ग हो गया 400। ठीक है, 20 का वर्ग 400 हो गया। 2 इंटू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 इंटू एम हमें निकालना है और के की वैल्यू हमें दे रखी है। तो बच्चों हम इसको सीधे सीधे कैसे कर लेते हैं, देखिए हमारा जो सूत्र अब हो जाएगा, इसलिए सूत्र हो जाएगा m बराबर p² बटे 2k। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसको, p की वैल्यू हमारे पास है 20 का वर्ग बटे 2 इंटू k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू हमारे पास 400। तो ये हो जाएगा बच्चों 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 इंटू 400। ठीक है, 400 से 400 कैंसिल हो गया 1/2 और 1/2 अर्थात ये हो जाएगा 0.50 kg। ठीक है, तो बच्चों ये सूत्र सवाल हमारा हो गया। ठीक है, तो हम जो है ये हमारा जो है न्यूमेरिकल हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए पिंड की ऊर्जा 20 जूल है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, यदि पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा, मतलब वेग दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में दिया गया है वेग है, वेग है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चलते हुए पिंड की ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। पिंड यदि गति कर रहा है तो गति के कारण जो कार्य कर रहा है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, मतलब के की जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दे रखी है 20 जूल। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले सॉल्व करना है, तो उसका क्या निकालना है, एम निकालना बच्चों, द्रव्यमान ज्ञान करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता रखा है मैंने कि किसी वस्तु में गति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। ठीक है, के की हाफ, ठीक, और हमने इसमें जो है m निकालना है, हमने इसमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो हम इस सूत्र को क्या कर देंगे, एडजस्ट करेंगे, 2k बटे v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। ओके, तो अब हम m निकाल सकते हैं इसमें। k की वैल्यू हमारे पास दे रखी 2 इंटू 20, ठीक है, अपॉन v² हमारे पास दे रखा है 400, मतलब 20 का स्क्वायर। तो अर्थात ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है वेग दे रखा, सॉरी इसमें वेग दे रखा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम किसकी बात करें, वेग हमारे पास दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 2 इंटू के की वैल्यू तो हमारे पास 20 होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा v², और v क्या है 10 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ये हो जाएगा 10 10 100, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, शून्य से शून्य कैंसिल, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.80 के बराबर इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है, तो आप देखेंगे इसको, तो ये शून्य से शून्य कैंसिल, तो ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन फिर होगी, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 2 पंजे 10।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.40, क्या हो जाएगा kg, 0.40 kg। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कर क्या रहा है, यदि पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, गतिज ऊर्जा 10 जूल थी, तो द्रव्यमान कितना हो गया 0.40 kg। अब जब वेग क्या हो जाए, दुगना हो जाए, जब वेग क्या हो जाए 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, द्रव्यमान वही रहेगा। तो बच्चों इसको हम करते हैं, जब हमारे पास वेग क्या हो जाए 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है, और तो गतिज ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा हमने क्या करनी है, निकालनी है, और द्रव्यमान इसका कितना हो गया, वही रहेगा 0.40 kg। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है इसको अब निकालेंगे। तो निकालने के लिए फिर हमारे पास वो सूत्र है, माना उस कंडीशन में वो क्या था, K1 था, और इसको हम क्या मान लेंगे K। तो K बराबर हो जाएगा बच्चों 12 mv²। ठीक है, वो K1 था तो हम इसको क्या बोल देंगे, K2 बोल देंगे। ठीक है, वो K था तो इसको क्या बोल देंगे, K1, इसको क्या बोल देंगे K1। ये हो जाएगा V1। यदि V1 जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो हम जो है इसको V1 लिख देते हैं। K1 बराबर 12 mv V1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, K हमने निकालना है, तो 12 m की वैल्यू हमारे पास 0.40, ठीक है, इनटू V की वैल्यू होगी आपकी 20 का वर्ग, 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम बच्चों कर सकते हैं 1/2 इंटू 0.40 इंटू 100 इंटू 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 का वर्ग क्या हो गया 400, और 400 को हमने इस तरीके से लिख दिया 100 गुणा 4। तो इसको करने से इसका दशमलव क्या हो गया, हट गया, तो ये क्या बन गया 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, और 2 से हमारा 4 कट जाएगा, 2 गुना 4, तो ये हो जाएगा 40 गुणा गया 2, तो ये हो जाएगा 80 kg। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा 80 kg। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अगला न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो न्यूमेरिकल है कि एक कण पर x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक परिवर्ती बल F बराबर 7 - 2x + 3x² न्यूटन के अंतर्गत चलता है। तो इस प्रक्रम में कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अब परिवर्ती बल क्या चीज हुई, क्योंकि हम जानते हैं बल सदिश राशि है, और बल का यदि बल का परिमाण और दिशा लगातार परिवर्तित हो, समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उसको हम कहेंगे परिवर्ती बल। ठीक है, और परिवर्ती बल निकालने के द्वारा जो कार्य निकाला था हमने, उसके लिए हमने निकाला था कार्य, हमने निकाला था बच्चों, वो था, उसके लिए जो सूत्र था W = इंटीग्रेशन x1 x2 इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, ये हो जाएगा fx dx। ठीक है, fx dx। ओके, ये परिवर्ती बल निकालने के लिए हमने क्या किया था, सूत्र निकाला था। जब बल की दिशा क्या हो, जब बल नियत हो, तब हमने बताया था कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, अर्थात F.D। ठीक है, W बराबर F.D। बल और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। जब बल क्या हो, परिवर्ती हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम कार्य की गणना किस तरीके से करेंगे, कार्य के लिए हम निकालते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, W बराबर x1 लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 fx dx। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या क्या दे रखी है, देखिए इसको हम वैल्यू देखते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, x, ये देखिए इंटीग्रेशन x1 हमारे पास दे रखा है 0, और ये दे रखा है 5, अपर लिमिट दे रखी है 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं f हमारे पास दे रखा है 7 - 2x + 3x², ये हो जाएगा dx। ओके, क्लियर है। अब बच्चों हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं।
इसका हम क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं। तो समाकलन निकालने के लिए हम यहाँ आपको बताते हैं ऊपर समाकलन किस तरीके से निकलेगा। W बराबर, यहाँ पे देखिए W बराबर इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसको 0 to 5 इसको बोलेंगे 7dx, ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 5 ये हो जाएगा 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 3x स्क्वायर dx। ओके, ये बच्चों हमने जो है इस फंक्शन को क्या कर दिया, खोल दिया। हमने जो है इसको अलग अलग करके हम इसका जो है समाकलन निकालेंगे, और समाकलन निकालना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कार्य बराबर हो जाएगा जो परिवर्तित बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पे क्या है, 7 जो है यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, तो 7 बाहर आ जाएगा 0.5 dx, ठीक है, माइनस 2 इंटीग्रेशन 2 भी जो है कांस्टेंट राशि है 0.5 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5 ये हो जाएगा x dx और प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 5, ठीक है, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 5, 3 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। समझ रहे होंगे। तो बच्चों हमने बताया एक ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सूत्र बता रखा है आपको, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, और इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है। ये सूत्र हमेशा यूज हो रहा है और ये यूज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इस सूत्रों को हमें याद रखना है। तो ये देखिए बच्चों W बराबर 7 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, dx का समाकलन x, तो x ये हो जाएगा बच्चों, इसकी लिमिट लगा दीजिएगा आप 0 to 5 माइनस 2 x dx का जो समाकलन हो जाएगा, x dx का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर n की वैल्यू क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ओके। ये हो जाएगा 0 to 5 प्लस 3, ये हो जाएगा बच्चों 0 to 5 x स्क्वायर का जो समाकलन हो जाएगा, x स्क्वायर dx का जो समाकलन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, तो x की घात क्या है 2 है, 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ठीक है। इसकी जो लिमिट हो जाएगी, इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to 5, ओके। अब जो है बच्चों इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हम देखेंगे, देखिए अब हमने लिमिट लगानी है। तो ये हो जाएगा W बराबर 7 तो आगे है ही है, इसको लिखेंगे 5 माइनस 0, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2 और x की जगह पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों, प्लस 3 x की घात क्या है 3 है, x की जगह पे क्या रखेंगे 5 की घात 3 बटे 3। इस तरीके से जो हमने इसको क्या करा, सॉल्व करा। तो सॉल्व करके आप देखेंगे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरी लिमिट हमारी 0 है तो सब 0 होंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा W बराबर 7 पंजे 35 माइनस 5 बचे 25 प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं, तो 35 में से 25 गया, ये हो गया 10 प्लस 125, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 135 जूल के कार्य हुआ। तो परिवर्तित बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसके लिए जो है हमारे पास ये जो है सूत्र है, और इस सूत्र से जो है बच्चों हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित बल के द्वारा कितना कार्य होगा, इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम कर सकते हैं। वो है आपका, उसके लिए कि मैंने कहा कि जब बल का परिमाण, जो सिंपल हम जब बल क्या होता है, नियत होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया जब बल नियत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में
जो कार्य की गणना होती है वो आप सिंपल जानते हैं F.D FD cos थीटा, और वहां पे हम देखते हैं कि बल और विस्थापन की दिशाएं किस दिशा में हैं, उस तरीके से हम कार्य की गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास जो है, जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है OX और OY, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम FX दिखाते हैं और इसको दिखाते हैं विस्थापन, मतलब चूंकि ये Y अक्ष है तो Y बराबर क्या होता है हमेशा FX। Y FX क्या है, किसका फंक्शन है, Y का, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये Y किसका फंक्शन है, FX का, और ये हो गया विस्थापन, ये हो गया विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन मानो सपोज यहाँ पे x1 से यहाँ पे किसी वस्तु पर बल इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, एक ग्राफ के रूप में लग रहा है, इस तरीके से एक वक्राकार बल लग रहा है, बल बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह परिवर्ती समय के साथ बल की स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे हम क्या मान देते हैं x1 और यहाँ पे मान देते हैं x2। अब इसका देखिए, इसका यदि ये आयत होता, वर्ग होता, ठीक है, या चतुर्भुज होता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। अब जब जो है वक्राकार इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हम इस तरीके से जो है परिवर्ती बल, मैंने आपको बताया, छोटे छोटे सेक्टर्स में इसको क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल में बांट देते हैं, ठीक है। और बांटने के पश्चात जो है हम जब निकालते हैं परिवर्ती बल निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो छोटे छोटे क्षेत्रफल है, इसका जो है यदि क्षेत्रफल है, यदि हम इसको ले लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये टोटल इसका, ये इसको हम ले लेते हैं, इसका चौड़ाई, इसकी जो थिकनेस है वो dx ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, dx हो गया, ये क्या हो गया, dx, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया, fx। तो यदि हम इसको जो है क्या करें, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इस छोटे सेक्टर का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर जो किया गया जो कार्य, ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा y इंटू dx, और y क्या है, fx है, ठीक है, fx इंटू dx, ठीक है। तो ये कार्य हो गया। तो यहाँ पर ये तो इस छोटे से भाग में किया गया जो क्षेत्रफल, इस छोटे से सेक्टर्स में किया गया जो कार्य होगा, ठीक है, जो कार्य होगा उसी को हम x dx बोलते हैं, ठीक है। अब कार्य की जो डेफिनेशन भी है कि किसी वस्तु को बल लगाकर उसके बल की दिशा में विस्थापन, इस तरीके से जो है इतना क्षेत्रफल विस्थापित हुई, इतना क्षेत्रफल में कार्य किया गया, ठीक है, इतना क्षेत्रफल में क्या किया गया, कार्य किया, तो ये आपका W हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा W। इसी तरीके से संपूर्ण कार्य, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में किया गया कार्य, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x1 इंटू x2, जो W हो जाएगा वो डेल्टा W है, अर्थात बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको जो है हमने बताया था, यदि हम डेल्टा W निकालते हैं तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा आपका इसके W के, डेल्टा W किसके होगा, कुल जो संपूर्ण क्षेत्रफल में किया गया जो कार्य होगा, W बराबर इंटीग्रेशन x1 टू x2 डेल्टा, ये हो जाएगा W, और डेल्टा W की वैल्यू x1 बटे x1 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, और डेल्टा fx क्या हो जाएगा, fx dx, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया जो कार्य है उस कार्य की गणना करने के लिए हमारे पास ये मेथड है, और ये बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होती है, धन्यवाद।